नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी बात, बाजार में हमने देखा आज 9000 का आंकड़ा एक बार फिर से निफ्टी चूक गया, उसके काफी करीब पहुंच गए थे और लगा सुबह कि एक बार तो अचीव होने वाला है 10 बजे के आसपास, लेकिन चूके और उसके बाद फिर कोशिश की, लगातार नाकाम ही हुए हैं। लगता है कि नर्वस 9000 है फिलहाल बाजार के लिए। इसके करीब पहुंचते ही बुल्स का हौसला पस्त होने लगता है और बाजार फिसल जाता है आज एक बार फिर। खासतौर पर गिरावट आज दिख रही है आपको टेलीकॉम, फार्मा और सेलेक्टिव बैंकिंग स्टॉक्स में। दिग्गजों की बात करें तो आईटीसी ने बड़ा दबाव बनाया है। इसके अलावा मिड कैप भारी वॉल्यूम के साथ गिरते हुए नजर आ रहे हैं और उतार चढ़ाव इतना जबरदस्त देखने को मिला है जिसके चलते चूंकि वॉल्यूम दोनों तरफ बने होंगे, शुरुआत में शायद ऊपर की तरफ और फिर अब नीचे की तरफ बिकवाली के चलते मंदी के वॉल्यूम हो रहे हैं, तो 5 लाख करोड़ का आंकड़ा हमने पार होते हुए देख लिया है। अभी से काफी तगड़े वॉल्यूम कहे जाएंगे। दिन के आखिर में भी पिछले 2 दिनों में हमने इससे आधा करीब वॉल्यूम देखा था। अगर आज हम देखें ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, 9000 के लेवल पर पहुंचते ही कॉल राइटिंग तगड़ी हुई है। 9000 और इसके ऊपर के स्तरों पे कॉल राइटिंग लगातार जारी है और बड़ी बात यह है कि पिछली सीरीज के खत्म होने के दिनों से ही अगर आप देखें तो 9000 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग का ओपन इंटरेस्ट बन गया था और वो अब भी बन रहा है लगातार। सबसे ज्यादा लोग इसी पे एक्टिव होते हैं हर रोज। कल की तेजी में भी एक्टिव थे और आज की मंदी में तो खैर एक्टिव है ही, तो लगता है कि ये बहुत बड़ी रुकावट है। ओके, तो ये है 9000 पर बड़ी पोजीशंस बनती हुई, लेकिन बड़ी उतार चढ़ाव वाली पोजीशंस बन रही है। कैडिला हेल्थ केयर में अभी खबर आई कि इनके हिमाचल प्रदेश के बद्दी प्लांट के लिए इंस्पेक्शन किया गया। यूएस एफडीए की तरफ से 3 आपत्तियां आई, लेकिन इन 3 आपत्तियों में से एक ही प्रोडक्ट के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी कि जैसे जीएमपी कहा जाता है उसके लिए किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं। इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग की फार्मा शेयरों पर गहरी पकड़ रखने वाली एनालिस्ट सरबजीत कौर नांगरा कार्यक्रम में शामिल हो रही है। सरबजीत, पहले तो ये बताइए, क्या कैडिला के लिए ये जो यूएसएफडीए का इंस्पेक्शन हुआ है बद्दी प्लांट के लिए, क्या ये बड़ा सीरियस मामला है या कोई दिक्कत वाली बात नहीं? देखिए, जो न्यूज अभी फिलहाल आई है तो कोई बड़ी बात नहीं लग रही, बिकॉज एक प्रोडक्ट रिलेटेड ऑब्जर्वेशन है, ये प्लांट के लिए नहीं है। और ऊपर से इसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन है वो प्रोडक्ट अभी तक फाइल ही हुआ है, अपना मैन्युफैक्चर होता है ना मार्केट होता है, तो फिलहाल इतना कोई बड़ी इशू दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ओके, तो दिक्कत वाली बात नहीं। प्लांट के लिए होता तो ज्यादा मुश्किल मामला होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये 20 फरवरी से 1 मार्च तक जांच की गई और उसके बाद फॉर्म 483 इश्यू किया गया। इससे क्या कोई फर्क पड़ने वाला है या कोई चिंता की बात नहीं है? जैसे मैंने कहा, ये प्लांट के लिए 483 नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन जहाँ तक मेरे लेटर जो मैंने पढ़ा है फिलहाल उसके हिसाब से प्रोडक्ट रिलेटेड है। तो मेरे ख्याल से को एक बड़ी राहत मिली थी और उसके बाद ऐसा लग रहा था, बाजार को अंदाजा था कि शायद ये थोड़ी अब मुसीबत से बाहर निकल रही है। ओवरऑल किस तरह का एक्सपीरियंस है और आप कितना रिस्क देखती हैं आने वाले दिनों में यूएसएफडीए के ऑब्जर्वेशंस का, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त मार्केट में कंपनीज की भी थोड़ी ग्रेडिंग हो गई है। कुछ कंपनीज जिनके ऊपर बड़ा हाई रिस्क है, कुछ लो रिस्क है, ये किस कैटेगरी में आती है? तो देखिए, फार्मा में लो रिस्क और हाई रिस्क मेरे हिसाब से एक वैल्यूएशन ही डिटरमाइन करती है। ये सब नॉइज फैक्टर तभी तक है जब तक आपकी वैल्यूएशन या तो हाई है या काफी अंडर वैल्यूड है। बाकी सिचुएशंस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स फार्मा स्टॉक आपको फेयर वैल्यू पे दिखाई देंगे। तो अगर अनलेस जैसे सन फार्मा, लुपिन है, काफी अंडर वैल्यूड है इन न्यूज के चलते, जहाँ पे इनका रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ। वहीं पे कैडिला जो अभी फेयर ट्रेड कर रहा है बिकॉज ऑफ द न्यूज की उनका दूसरा प्लांट जो काफी टाइम से फंसा हुआ था वो निकल आया है। तो ये सब न्यूज फैक्टर्स के बीच में स्टॉक्स काफी ऊपर नीचे अपने फेयर वैल्यू से या तो काफी नीचे रहते हैं ऊपर रहते हैं। तो जब नीचे रहे तो वो सेफ जोन है, जो ऊपर चला जाए तो इट्स टाइम टू बी कॉशियस। सो ये प्लांट रिलेटेड रिस्क जो है, ये यूएसएफडीए रिस्क जो है, ये कंपनीज भी जो है प्रिडिक्ट नहीं कर पाती। तो ऐसी सिचुएशन में एक वैल्यूएशन को पकड़ के चलना, और अगर आपको और भी सेफ खेलना तो आप ट्रेलिंग बेसिस पे इसको जो है वैल्यूएशन देख के आप स्टॉक के ऊपर जो है व्यू ले सकते हैं। बिकॉज ये स्टॉक्स जो है ऐसे इवेंट रिस्क जो है वो
ऑन एंड ऑफ रेगुलर बेसिस पे देखते ही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो अच्छी कंपनीज अपने रेडार में रखिए, और जब भी कोई ऐसी इवेंट रिस्क आती है और वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, वही एक आपकी एक सेफ्टी एज एन इन्वेस्टर, आप उसी चीज को पकड़िए। आप उसके इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऐसे रिस्क जो है ये कभी टाइम भी लेती हैं। मोस्टली हो जाता है, बहुत एक रेयर केसेस होगा जिसमें वो टाइम लेती है, जैसे वो कार्ड हो गया, रैनबैक्सी हो गया। दीज आर वेरी क्लासिक केस इन फार्मा नाउ जहाँ पे बहुत टाइम लिया। लेकिन जैसे लुपिन हो गया, कैडिला, ये ऐसे ऑब्जर्वेशन से मोस्टली रेक्टिफाई करके बाहर आ जाती हैं। तो ओनली फ्यू केसेस आपको दिखेंगे जहाँ पे ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाता है। इस वक्त सरबजीत इस स्टॉक पे हम न्यूट्रल है, बिकॉज एज आई सेड जब से इसका प्लांट न्यूज आया है अर्लियर अप्रूवल का, तब से स्टॉक जो है काफी फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो हमारे ख्याल से यहाँ से अपसाइड नियर टर्म एटलीस्ट 1 ईयर तक तो नहीं दिखता है। इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो भी रफली आपको कुछ मेरे ख्याल से 7-8% ही मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप न्यूट्रल रहें, जब स्टॉक में थोड़ी मंदी आएगी तो आप इसको देख सकते हैं। शुक्रिया सरबजीत आपका। तो अनिल, ये बहुत अच्छी बात करी है सरबजीत के यूएस एफडीए क्या कहता है, उससे रिस्क नहीं बनता, रिस्क इस बात से बनता है कि किस भाव पे चल रहा है स्टॉक। बिल्कुल, और 435 का भाव है इस वक्त। गिरा तेजी से, उतना ही मजबूती से ऊपर आने की कोशिश भी की है इस खबर के बाद की इंस्पेक्शन और जो ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट पर है, पूरे प्लांट पर नहीं। ये फार्मा शेयरों में ये सब समझना जरूरी होता है कि एक दवाई के ऊपर यूएसएफडीए की नजर है या उस प्लांट से बनने वाली तमाम डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन समझना ही बड़ा मुश्किल होता है। अब यूएसएफडीए को कैसे समझे? हाँ, लेकिन इसमें एक बढ़िया बात अब हो रही है, शायद वो जल्दी हो भी जानी चाहिए कि जितने भी डॉक्टर दवाएं लिखेंगे ना प्रदीप, उन्हें अब कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। हैंड राइटिंग बिगाड़ के कितनी बिगाड़ देंगे, कुछ न कुछ तो समझ में आएगा ही। नहीं तो अब तक डॉक्टर की दवाएं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट पढ़ पाते हैं। चलिए, यदि हम तो मार्केट पढ़ पाते हैं, और मार्केट इस वक्त थोड़ा ठंडे मूड में ऊपरी स्तरों पर खुलने के बाद लगभग 100 पॉइंट ऊपरी स्तरों से सेंसेक्स नीचे, निफ्टी लगभग 50 अंक नीचे है, ऊपरी स्तरों से फ्लैट ट्रेड करता हुआ 8,950 के आसपास। मिड कैप शेयरों पर 2/3% का नुकसान है और बैंक निफ्टी 1/3% नीचे है। तो ये है आज का कारोबार। दोनों ही तरह के ट्रेडर्स खुश है, सुबह तेजी करने वाले और अब थोड़ा सा मंदी की पोजीशन बनाने वाले। प्रदीप, मुझे लगता है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो मुनाफा वसूली का मौका आ चुका है बाजार में, क्योंकि अच्छी कमाई इन्होंने ऊपर की थी। आज जो रेंज हमें सुबह नजर आ रही थी निफ्टी के लिए, तो ऊपर का लेवल था 9,000 का, तो उस लेवल से हम कुछ ही पॉइंट से चुके हैं। और नीचे का जो लेवल था आज के लिए वो था 8,935 का, और लो देखिए जो अब तक बना है वो 8,938 का। तो आज की रेंज जो नॉर्मली समझ में आती है वो हमने दोनों तरफ टच कर ली है। इसलिए अगर आपने ऊपर बेचा है तो शायद यहां एक बार मुनाफा वसूली आप कर सकते हैं। हालांकि अगर आप टिकना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, इंतजार करना चाहते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आपके लिए अब भी मौका बाकी है। और वजह इसलिए कि आप ये देखिए जो चार्ट देख रहे हैं मेरे पीछे इस वक्त, इंट्राडे चार्ट, कि हम एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में जरूर हैं। तो हमने इसको तोड़ने की कोशिश की थी, इस चैनल को 2 दिन पहले नहीं तोड़ा, इसके निचले स्तर से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर गए। लेकिन आज जो ये तेजी हमने दिखाई है, इस तेजी में एक अच्छी बात हुई है और एक बुरी बात हुई है। अच्छी बात क्या हुई है? अच्छी बात यह हुई है कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पिछले हफ्ते के जो हमने हाईज बनाए थे, आज हम उससे थोड़ा सा ऊपर जाने में कामयाब रहे हैं। आप ये देखिए, पिछले हफ्ते हमने कोशिश की थी जब इस लेवल को छूने की, 8,982 के आसपास आकर के बाजार अटका था। और आज अगर आप देखें, आज हमने 8,992 के करीब टॉप बनाए हैं, तो 10 पॉइंट ऊपर निकले हैं। लेकिन इस दौरान ये जो आप नीचे देख रहे हैं एक लकीर, अगर इस वक्त शायद आपके कैमरे पे नजर नहीं आ रही, थोड़ा सा अगर हम इसको टिल्ट करें, हाँ ये आप देख सकते हैं, ये जो नीचे ऑसिलेटर है RSI, इसमें आप ये पाएंगे कि दरअसल वो टॉप नहीं बना है जो कि पिछले हफ्ते बना था। यानी जिसको हम कहते हैं कि एक डाइवर्जेंस साफ तौर पे नजर आ रहा है। बाजार की तेजी में उतनी ताकत नहीं दिखाई दे रही है जितनी दरअसल होनी चाहिए थी आपके खुश होने के लिए। तो अगर आप शॉर्ट पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड भी कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। यहां पर बाजार में गिरावट की आशंका बरकरार रहेगी। और यही बात अब अगर आप इस चार्ट पर नजर डालें, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, यहां पर तो दरअसल हमने पिछले हफ्ते के हाईस को भी पार नहीं किया है और निफ्टी बैंक आमतौर पे लीड करता रहा है पिछले कुछ दिनों के दौरान। जैसे अनिल भी आपको हर रोज सुबह बताते हैं, तो जो लीड इंडिकेटर है वो थोड़ा लैग करके कहीं ना कहीं मंदी की तरफ जा रहा है। ऊपरी स्तर पर टिकने में मुश्किल हो रही है, ये दिख रहा है चार्ट पर इस वक्त। और आज अब लाल निशान में फिसलते हुए दिखेंगे आपको सेंसेक्स और निफ्टी साफ तौर पर, तो इन पर नजर जरूर रखिएगा। लेकिन इसके अलावा वायदा कारोबार में आज एक्शन बड़ा जबरदस्त है, दोनों ही तरफ, तेजी की तरफ भी है और मंदी की तरफ भी है। हमारे साथ राकेश बंसल है बताने के लिए लॉन्ग या शॉर्ट और
राकेश, कुछ स्टॉक्स बेहतरीन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। देखिए, गोदरेज कंज्यूमर आज 3% लुढ़का है और 29% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है वायदा कारोबार में। क्या किया जाए? अनिल जी, डेफिनेटली स्टॉक के अंदर एक क्रैक भी देखने को मिल रहा है। 1644 के नीचे स्टॉक के अंदर एक क्रैक भी देखने को मिला है और क्लियरली ये स्टॉक फर्दर यहां से जो है गिर सकता है नीचे में 1605, 1606 नीचे में एक नेक्स्ट सपोर्ट आता है वायदा बाजार के अंदर और वहां तक गिरने का पोटेंशियल रखता है। किसी ने अगर शॉर्ट कर रखा है तो क्लियरली इसमें शॉर्ट पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। ओके, शॉर्ट पोजीशन को होल्ड किया जाए, ये राय है राकेश की इस वक्त। और राकेश, जुबिलेंट फूड गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के बाद तेजी से भागा, उन्होंने 1200 के ऊपर के लक्ष्य दिए, लेकिन आज की रेंज के बीचों बीच नीचे 1015, ऊपर 1085 के आसपास, अब 1045 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहां से क्या करें, शॉर्ट या लॉन्ग? अनिल जी, बिल्कुल वेट एंड वॉच करना चाहिए। मार्केट के साथ स्टॉक ने एक ब्रेकआउट लिया था बट ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया। 1045 एक मेजर लेवल है। अगर स्टॉक क्लोजिंग 1045 के ऊपर लेता है तब डेफिनेटली इसको बाय करके जाना चाहिए आज, तब 1025 पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 1088 के लक्ष्य के लिए बाय करना चाहिए। ओके, एक छोटा स्टॉक है जेपी एसोसिएट्स, काफी तेजी से लगातार बढ़ रहा था और अब जबकि यूपी इलेक्शन अपने आखिरी दौर में पहुंच रहे हैं, आज यहां पे भगदड़ मची दिख रही है। काफी लॉन्ग पोजीशन काटी जा रही हैं और स्टॉक करीब 4% नीचे। क्या लगता है आपको? प्रदीप जी, स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है बट शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे स्टॉक ओवरबॉट था और उसी के चलते स्टॉक एक नेगेटिव रिएक्शन दिखा रहा है। अगर किसी ने शॉर्ट टर्म नजरिए से स्टॉक को लिया है तो डेफिनेटली लॉन्ग्स को काटने का समय आ चुका है और लॉन्ग्स को काट के साइड में होकर बैठना चाहिए। चलिए, लॉन्ग में से निकल जाएं, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, ये राय है इस वक्त। कुछ फार्मा शेयर बड़े तेजी से कमजोर हो रहे हैं मिड कैप फार्मा स्पेस में। देखिए, बायोकॉन बायोकॉन में 6% का नुकसान है, 23% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तेज बिकवाली हुई है। बायोकॉन या फिर कोई और फार्मा शेयर जो आप शॉर्ट करना चाहें? अनिल जी, बायोकॉन ही एकमात्र काउंटर है फ्रंट लाइन के अंदर जिसके अंदर एक रिवर्सल देखने को मिला है बट शॉर्टिंग की सलाह नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी काफी गिर चुका है। रैली पे बेचना चाहिए। ऊपर में 1119, 1120 एक रेजिस्टेंस है, नीचे में 1050, 1055 एक सपोर्ट है और काफी समय बाद इस स्टॉक में कोई टेक्निकल रिवर्सल देखने को मिला है। करेक्टिव मोड में स्टॉक आया है, उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए। लेकिन इस बीच देखिए, बाजार बहुत तेजी से टूटता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट निफ्टी के जिस लेवल की हम बात कर रहे थे 8935, उसको तेजी से तोड़ दिया। और निफ्टी बैंक भी एक स्टॉक, अगर आप देखें निफ्टी बैंक के काउंटर पे 20,700 के आसपास इस इंडेक्स के लिए एक अहम लेवल दिख रहा था, वहां से 50 पॉइंट नीचे आ गया और बहुत तेजी से पिछले 5 मिनटों में ये हुआ है। राकेश, दोनों इंडेक्स पे क्या शॉर्ट करेंगे आप? प्रदीप जी, निफ्टी को तो शॉर्ट नहीं करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक मेरा ऐसा मानना है शॉर्टिंग को देखना चाहिए। जैसे बायोकॉन उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, यहां पे बिकवाली करनी चाहिए। निफ्टी में प्रदीप जी क्लोजिंग की वेट करेंगे, क्लोजिंग देख के ही शॉर्टिंग का डिसीजन लेंगे। ठीक है, और किस लेवल के नीचे क्लोज होगा तो बिकवाली करेंगे, एक बार फिर से दोहरा दें। देखिए अनिल जी, ये निफ्टी अगर नीचे में 8865 के नीचे क्लोजिंग लेता है, उस लेवल को डिसाइसिवली तोड़ता है, तभी शॉर्टिंग के लिए जाएंगे। ओके, 8865 के नीचे बंद होना जरूरी है, तब करेंगे बिकवाली, ये मानना है राकेश का। शुक्रिया राकेश आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। आज लॉन्ग या शॉर्ट में इस बीच मिड कैप इंडेक्स काफी तेजी से गिरता हुआ दिख रहा है प्रदीप, और लगभग 1% का नुकसान बढ़ रही है। बिल्कुल, जिस तरह से गिरावट बढ़ती हुई यहाँ नजर आ रही है, 6 लाख करोड़ का कारोबार अब तक हमने आते हुए देख लिया है। मार्केट ब्रेथ आप देखिए, 3 में से 2 स्टॉक कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत जोर से ये मार्केट घुमा है। कुछ स्टॉक मिड कैप्स की जो आप बात कर रहे हैं जो बहुत तेजी से गिरे हैं। बिल्ट देखिए काफी तेज था लेकिन यहां पर अब गिरावट बढ़ती हुई। डेल्टा कॉर्प देखिए, ट्रेडर्स की पसंद का स्टॉक अब 2-2.5% नीचे आ चुका है। करीब 1.5% का जो नुकसान है वो देखते देखते हुआ है। जीएमआर, जेपी इंफ्रा, लंबी लिस्ट है। जो नुकसान हो रहा है प्रदीप, एक तो मिड कैप फार्मा शेयरों से हो रहा है, बायोकॉन, ग्रेन्यूल्स, वोखाड़, ये मिड कैप इंडेक्स में अपना वजन रखते हैं। दूसरा है रियल एस्टेट शेयर जो वजन रखते हैं, डीएलएफ, आईबुल रियल जैसे शेयर, यहां से बड़ी मार पड़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा टेलीकॉम शेयर कमजोर है, ये सबके सब नुकसान पहुंचा रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का, इस ब्रेक के पार हमारे साथ जुड़ेंगे मयूरेश जोशी और श्रीकांत चौहान और साथ ही बातचीत करेंगे हम इंडिया इन्फोलाइन के संजीव बसिन साहब से भी इस ब्रेक के बाद।
9,050 अंक नीचे है सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 25 अंकों का नुकसान। दिन के निचले स्तरों पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन तेज मार पड़ती दिख रही है मिड कैप शेयरों पर। 1.25% का नुकसान मिड कैप इंडेक्स में, और बैंक निफ्टी अब लगभग 150 अंक फिसलकर 20,650 के करीब पहुंचता हुआ। यह है इस वक्त बाजार का रुझान। तेज गिरावट के पीछे कारण क्या है और आगे क्या कुछ होगा, इस पर हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा है। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान, एंजल ब्रोकिंग के फंड मैनेजर मयूरेश जोशी, और इन सबके साथ ही हमारे साथ जुड़ रहा है इंडिया इन्फोलाइन के वाइस प्रेसिडेंट संजीव भसीन साहब। भसीन साहब, क्या वजह देख रहे हैं? एक सिंपल मुनाफा वसूली है या फिर 9,000 पार ही नहीं होगा? नहीं, सिंपल इट इज ऑल्सो प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन ये भी लेके चलिए कि अगर फेड रेट हाइक करता है तो हमारी बॉन्ड मार्केट और इंटरेस्ट रेट्स के लिए नेगेटिव है, और आई थिंक मार्केट उसका कॉग्निसेंस ले रहा है, क्योंकि हमें पता है आरबीआई हैज फाउंड इट वेरी वेरी हॉकिश। इनफैक्ट उन्होंने रेट कट की तो गुंजाइश बंद ही कर दी है। तो मेरे को लगता है कि रूटीन प्रॉफिट बुकिंग के साथ मिड कैप में काफी मार्केट फ्रॉथी हो गई थी, और मेरे को लगता है मिड कैप में जो ब्रॉडर मार्केट है वहां पे हमने काफी सेलिंग देखी है, कल भी देखी थी और आज वो एक्सेंचुएट हुई है। तो अनिल जी, मिड कैप ये एक रूटीन प्रॉफिट बुकिंग में हमें ये लगता है कि जो म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं जो रेगुलरली बायर्स थे ये सारे फॉल में, दे आर बुकिंग प्रॉफिट, और फॉरेन फ्लो जो है वो ज्यादातर लार्ज कैप्स की तरफ ओरिएंटेड है। इस कारण से निफ्टी पे उतना प्रेशर नहीं दिखेगा जितना मिड कैप पे दिखेगा। सर, यही लोग तो चला रहे थे बाजार को, फिर इसका मतलब तो ये है कि अब 9,000 तो पार होता नहीं। 9,000 ना पार करने की बात तो हो सकती है, 1-2 दिन के लिए अटकनी हो तो मार्केट के लिए हेल्दी है, लेकिन प्रदीप जी अब देखिए ना, जो फॉरेनर पहले सेलर थे अब बायर्स हैं, तो घटने की भी ज्यादा गुंजाइश नहीं है, और प्रॉफिट बुकिंग तो एक मार्केट का अनिवार्य है। जब बड़ी है तो जिसने नफा कमाया उसको बेचना भी चाहिए। तो हमें लगता है नेक्स्ट वीक तक एक न्यू हाई का प्रोसेस जरूर होना चाहिए एक बारी के लिए, लेकिन यहाँ से थोड़ा संभल के ही रहना चाहिए बाजार पे, क्योंकि काफी एक नॉन स्टॉप रैली आई है, थोड़ा सा फ्रॉथ भी बिल्डअप है, और इवन दो ग्लोबल क्यूज बहुत बुलिश है, हमें लगता है 9,000 9,100 पे मार्केट थोड़ा सा रुक सकती है। बिल्कुल। और एक बात लेकिन जो पिछले दिनों में हुई है कि पिछले 3-4 दिनों के अंदर अंदर अमेरिका में जो रेट हाइक की संभावना 20% थी वो 80% हो गई है, तो ये एक बड़ी चिंता की बात नहीं है हमारे लिए? नहीं, इतनी बड़ी चिंता भी नहीं है, क्योंकि अगर ग्लोबली ग्रोथ आ रही है तो एक बहुत पॉजिटिव है, और आपको फंड फ्लोज में उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑल दैट डज इज कि डॉलर को थोड़ा स्ट्रांग करता है, और उसके अगेंस्ट जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनमें एक रूटीन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हाउएवर हमारा रुपया तो एक ऑलरेडी एक अच्छी स्पेस में है, वी हैव बीन शोइंग स्ट्रेंथ, और हमें लगता है फॉरेन फ्लोज विल हैव एनी फॉल बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन जैसे आपने तात्पर्य किया, अगर प्रॉफिट ये रेट हाइक की संभावना इतनी स्ट्रांग हो गई है, और साथ में हमें पता है कि यूपी के इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी जैसे बढ़ेगी तो मार्केट में एक पॉज या एक प्रॉफिट बुकिंग का बाउट जरूर आ सकता है आगे जाते हुए भी। ये 9,100 के आसपास अटक सकता है मार्केट, यानी बहुत ज्यादा तेजी आप नहीं देख रहे हैं यहाँ से ऊपर भसीन साहब? नहीं, एक बारी के लिए तो एक न्यू हाई पे मार्केट संभलेगा, लेकिन वहां से बाद में थोड़ा रिवैल्यू करेगा। प्रदीप जी, 7,900 से कंसेक्टिव ये 9,000 की रैली रही है 26 दिसंबर से, आप देख लीजिए। तो उसमें जो पेसिमिस्ट थे अब वो दे हैव थ्रोन द टॉवल, वो वापस बाहर हो गए हैं, और यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग का बाउट बनता भी था, थोड़ा फ्रॉड भी था, तो इट इज हेल्दी फॉर द मार्केट। 2-1 दिन अगर आप ये देखेंगे तो बहुत अच्छा है। उसके बाद रिन्यूड फ्लोज एंड बेटर देन एक्सपेक्टेड जीडीपी, तो यही बताता है कि आगे जाते हुए सेकंड हाफ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम सोचते हैं कि जो भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और फॉल आएगा वो एक लेने के लिए ही अपॉर्चुनिटी। ठीक बात है। चलिए, तो अब हमारे शुक्रिया भसीन साहब आपका। हमारे बाकी 3 एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, मयूरेश जी और साथ ही संदीप वागले साहब और श्रीकांत चौहान जी। श्रीकांत जी, ये चार्ट देखकर बताइए, यूपी इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे 11 तारीख को, उससे पहले नया हाई बनेगा या नहीं? 9,119 पर नजर है। देखिए, जैसे ओवरऑल ट्रेंड रहा है, मुझे लगता है कि 9,120 के लेवल्स को ये पार कर लेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि आज के दिन में हम लोगों ने एक सेल ऑफ देखा है, लेकिन ये सेल ऑफ वापस एक म्यूटेड सेल ऑफ है, और जो एक बड़ी जो रेंज थी मार्केट की 8,850 की या 8,800 की, उसके ऊपर मार्केट कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। और अगर आप वीकली बेसिस पे देखेंगे या मंथली बेसिस पे देखेंगे तो मार्केट ने 8970 के लेवल्स को एक बार नहीं 2 बार क्रॉस कर दिया है। तो आज चूंकि हम लोग सोच रहे थे कि 8970 के ऊपर बंद आए तो काफी अच्छा रहेगा, लेकिन मार्केट ने इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम
8970 को क्रॉस कर दिया था। तो एक बात तो क्लियर है कि वीकली बेसिस पे हम लोग हायर टॉप हायर बॉटम के सीरीज में वापस आ चुके हैं, इवन आफ्टर दिस यूएस इलेक्शंस एंड डीमोनेटाइजेशन की प्रोसेस के बाद। तो समाव मुझे लगता है कि 9120 के लेवल्स को मार्केट यूपी इलेक्शन के रिजल्ट के पहले क्रॉस कर लेगा। ओके, और यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत यह है अनिल जी कि आज का दिन छोड़ दीजिए तो 4 दिन है आपके पास, 8 तारीख तक, क्योंकि कल शुक्रवार है, फिर 2 दिन छुट्टी, 6, 7, 8 की शाम को एग्जिट पोल आ जाएंगे, 9 को सुबह आप एग्जिट पोल डिस्काउंट करेंगे, 9 को दोपहर से पूछने लगेंगे कि एग्जिट पोल कितने सही है पता नहीं, फिर आपको 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा, 1.5 दिन, और फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके बाद 13 तारीख को आप इलेक्शन के रिजल्ट डिस्काउंट करेंगे, सामने फेड की मीटिंग की चिंता में पड़ जाएंगे। तो ये इवेंट बहुत है। 15 तारीख तक मामला ऐसा ही चलेगा, किसी भी तरफ रिस्क लेने में दोनों तरफ के लिए रिस्क है। दोनों तरफ के लिए रिस्क है, तेजी करने वालों को भी और मंदी करने वालों को भी। चलिए तो देखते हैं फिर बेहतर ये है कि फिर अपने लेवल्स पर तेजी की पोजीशन हो या मंदी की, स्टॉप लॉस जरूर लगा कर रखें। हाँ, थोड़े ऊपर नीचे वाले वोलेटाइल खतरनाक उतार चढ़ाव वाले ट्रेड हो सकते हैं, लेकिन बेहतर यही कि फिर जब आप इतने ऊपर के लेवल्स पे हों तो किसी भी तरह की पोजीशन उस पर स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, नहीं तो फिर हाल वो हो जाता है जो डीएलएफ का हो रहा है। 9% लुढ़क चुका है ये शेयर। आप देखिए अब दिन के लोएस्ट पॉइंट पर क्या तेज मार पड़ती हुई दिख रही है, जबरदस्त। आईबुल रियल 5% नीचे। मिड कैप्स में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई खरीदने वाला है ही नहीं। ये सब सुबह तक सब लोग भाग रहे थे मिड कैप्स के पीछे, अब गायब हो गए। बायोकॉन 6% बिना कोई खबर। बायोकॉन में ऐसी कोई खबर सुनने में नहीं है। बायोकॉन में इसी महीने इंस्पेक्शन होने वाला है इनके यूनिट का, तो ये खबर आई है। एग्जाम के पहले की नर्वसनेस। हाँ। अच्छा, इसी पर राय लेते हैं हम। एग्जामिनर आने वाला है। एग्जामिनर आने वाले, इसी से डर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब आने वाले जो स्कूल में आया करते थे। अच्छा मयूरेश, बताइए क्या करें? एग्जाम के पहले का डर है बायोकॉन में। 1050 खरीदे या बेचे? अनिल जी, आई थिंक रनअप काफी मैसिव हो गया था बायोकॉन में, एंड फॉर राइटफुल रीजंस। जो इनके की ड्रग अप्रूवल्स मिले थे इनको, ग्लैरगेन के, ट्रांसटुजुबाब ड्रग के, आई थिंक दे आर ऑल मल्टी ड्रग्स जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल ह्यूज है। तो आई थिंक एक ऑब्वियस रिएक्शन है, क्योंकि आई थिंक मार्केट डरा हुआ रहता है व्हेन एफडी इंस्पेक्शंस हैपन, और रिसेंट ट्रेंड तो यही रही है एफडी इंस्पेक्शंस की, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें और अटकलें निकल के आती है। अगेन आई थिंक द रनअप हैज बीन प्रीटी शार्प। तो मुझे लगता है आई थिंक रादर देन एग्जाम के पहले का डर, इट्स सम प्रॉफिट बीइंग टेकन ऑफ द टेबल, क्योंकि वैल्यूएशंस भी थोड़े स्ट्रेच हो गए थे। क्योंकि जो भी हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं, जो पोटेंशियल लॉन्चेस होंगी, इसके नंबर्स दिखेंगे FY18 के एंड में, और जो इनकी मलेशियन फैसिलिटी है इसमें अभी भी अच्छा खासा केपेक्स बाकी है, जिसका मतलब जो कैपिटलाइज होगा डिप्रिसिएशन, वो भी थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स प्रॉफिट्स बीइंग बुक्ड आउट ऑफ बायोकॉन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल। और यहाँ पे एक और भी बात है कि अनिल जी, मैंने जो इंटरमीडिएट तक केमिस्ट्री पढ़ी थी उस हिसाब से ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक के मुकाबले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एक्सपेरिमेंट होता था वो मुश्किल होता था, और उसके मुकाबले में बॉटनी वाला और भी मुश्किल होता था। तो अब ये तो चूंकि बायोसिमिलर और ये जो बनाते हैं डिस्टिलरी के प्रोडक्ट, इनकी कैटेगरी थोड़ी अलग है दूसरी दवा कंपनियों के मुकाबले में, और यहाँ पर इस सेगमेंट में शायद स्टैंडर्ड थोड़े और भी कड़े होंगे। तो ये मतलब मेरे सही में बताऊं, मेरे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया जो आपने बताया। कुल मिलाकर ये मुश्किल बिजनेस में है, राइट? मुश्किल बिजनेस में है, तो ये खुद से अपने स्टैंडर्ड अच्छे रखते हैं, ये मैं कह रहा हूं, लेकिन डर इसलिए भी शायद इन्वेस्टर्स को थोड़ा लग रहा होगा, इतना बढ़ गया है, कुछ निकले पता नहीं, आज बुकिंग कर ली, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है USFDA इस डर से। ठीक बात है। तो ये थोड़ा सा आज मिड कैप फार्मा के लिए मुश्किल भरा वक्त है। न सिर्फ बायोकॉन बल्कि इनका साथ देने के लिए ग्रेन्यूल्स भी गिर रहा है। वोखार्ड के लिए एक खबर ऑलरेडी नेगेटिव आई है। केडिला के लिए खबर नेगेटिव थी, लेकिन सुधर गया, संभल गया थोड़ा, उतनी बुरी नहीं है खबर। कुछ और मिड कैप जो बड़ी तेजी से गिरे उन पर राय ली जाए। जेट एयरवेज 5% का बड़ा कट आया है जेट एयरवेज में। चार्ट देखिए जरा श्रीकांत जी, क्या किया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि वैसे एविएशन इंडस्ट्री में काफी अच्छा एक शायद बाइंग स्ट्रेंथ बना हुआ था, या तो वॉल्यूम बेस्ड प्राइस बेस्ड एक्टिविटी देखी थी हम लोगों ने, और ऐसा नहीं था कि एक ही स्टॉक चल रहा था। जेट, स्पाइस जेट एज वेल एज इंडिगो, तीनों में एक्टिविटी देखी थी। मुझे लगता है जो करंट करेक्शन आ रहा है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, फॉर इन्वेस्टर्स टू टेक सम लॉन्ग पोजीशंस, क्योंकि जो 415 या 410 के लेवल है उसके आसपास इसे काफी अच्छा सपोर्ट है, और 400 के आसपास इसमें काफी अच्छा एक वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी का एक फॉर्मेशन भी बना था। तो मुझे लगता है करंट लेवल से भी लॉन्ग करके चल सकते हैं अगर यहाँ से एक पोजिशनल व्यू ले तो। समाव मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर लेगा, 460 या 470 अभी जो बनाया था वो, लेकिन करंट लेवल से आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज हाईली फेवरेबल, हम बाय करके चल सकते हैं।
अच्छा, इंडिया सीमेंट बहुत जोर से गिरा है, अगर आप एक बार इस पर नजर डालें, क्योंकि खास बात आप देखिए वॉल्यूम यहाँ पे करीब 8-9 लाख शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे पिछले कुछ मिनटों के दौरान। पूरे दिन के वॉल्यूम का 1/3 है, तो बड़ा लॉट बेचा है किसी ने यहाँ पे, श्रीकांत? हाँ, देखिए इसके जो लास्ट अगर आप 4 या 5 दिन के अगर ट्रेडिंग को देखोगे तो उसमें 1 या 2 दिन ये स्टॉक स्पाइक में ऊपर आया था, उसके बाद 3-4 डेज साइडवेज था और इसमें इनफैक्ट डाउन था वो स्टॉक। तो ये जो फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ फॉर्मेशन होता है और मुझे लगता है कि इतनी जो एक बड़ी इसने रैली दिखाई थी 100 रुपए से लेकर कुछ 175 तक, मुझे लगता है उसका एक करेक्शन उसने एक चालू कर दिया है और शायद ये स्टॉक 150 या 145 के आसपास आके स्टेबल हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इस लेवल से भी ये और वीकनेस दिखा सकता है। यहाँ से कोई भी एक रैली अगर और देखने को मिले तो मुझे लगता है कि 175 के जो इमीडिएट हाईएस्ट बने थे वो स्टॉप लॉस के साथ हम इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ओवरऑल लॉन्ग टर्म पिक्चर काफी स्ट्रांग है। लेकिन येस, नेक्स्ट फ्यू डेज में अगर इस स्टॉक को अगर देखना है तो मुझे लगता है 145 तक ये आ सकता है। ओके, ये रहा है। इस बीच एक और स्पेस जहां बड़ी कमजोरी बनती दिख रही है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर HPBP IOC तेजी से गिर रहे हैं। क्या ट्रेड हो आपका इस पर बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। लौटेंगे तब बजेंगे 3 और लेंगे आपके लिए निफ्टी पर 3 एक्सपर्ट्स की स्ट्रेटेजी भी। बने रहिए हमारे साथ आखिरी सौदा में। स्वागत है आपका एक बार फिर और 3 बज चुके हैं रोज की तरह आखिरी सौदा में। वक्त है आपको बताने का निफ्टी पे इस वक्त आप क्या पोजीशन बनाएं। 89.15, 89.10 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहे थे और अब देखिए पिछले करीबन 10-15 मिनटों से इस लेवल को होल्ड करने की मशक्कत चल रही है और आप यहां पर बाजार को थोड़ा सा निफ्टी को अटकते हुए देख रहे हैं। तो इस वक्त क्या यहां पर तेजी की कॉल बनेगी? दुनिया भर के बाजारों के संकेत हालांकि अगर हम देखें तो थोड़े कमजोर से ही है और डॉलर इंडेक्स भी 102 के आसपास ही चल रहा है। लेकिन विकास सालुंखे निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के निफ्टी पर सेल कॉल दे रहे हैं। स्टॉप लॉस 8,970 के, टारगेट 8,850 के 1 से 2 दिनों के अंदर। ओके, निशांत जैन ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के खरीदना चाहते हैं आज की गिरावट में 8,880 ये स्टॉप लॉस का लेवल बनेगा। 9,050 तक निफ्टी जाएगा 2 से 3 दिनों में। श्रीकांत चौहान हमारे साथ है और श्रीकांत से भी लेते हैं उनकी निफ्टी की कॉल। निफ्टी पर श्रीकांत, तेजी या मंदी? अनिल जी, मुझे लगता है कि वैसे जो करेक्शन हुआ है वो काफी हद तक हो चुका है और शायद मुझे लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा और इसी वजह से मुझे लगता है कि हम 89 के करीब हम निफ्टी लॉन्ग करके चल सकते हैं। जो इमीडिएट लोवेस्ट लेवल्स बने थे आई थिंक 8865 के या 8860 के, टू बी वेरी स्पेसिफिक 8860 के स्टॉप लॉस के साथ हम निफ्टी लॉन्ग करके चलेंगे। टारगेट्स रखेंगे वापस 9,000 के आसपास के। ओके, वागले साहब। आफ्टरनून प्रदीप, मैं निफ्टी में शॉर्ट करके चलूंगा। वीकनेस दिखता है मुझे, जिस तरह से ऊपर में बिकॉली आई है और बिल्कुल भी बाइंग सस्टेन नहीं हुआ है। 8970 के स्टॉप लॉस से सेल करे फॉर अ टारगेट ऑफ 8820, 1 से 2 दिन का व्यू है। ओके, निफ्टी पर शॉर्ट आ गया आपका सर। 8970 का स्टॉप, 8,820, ठीक है। चलिए, लेकिन एक चीज बताइए वागले साहब, 8,820 मतलब 8,800 के नीचे जाएगा तो आप ये कहेंगे ना कि यू टर्न हो गया, टॉप बन गया, मंदी शुरू हो गई, या अभी से आ गए सिग्नल उसके? अनिल जी, उतने वीकनेस के भी सिग्नल आए नहीं है, मतलब वहां से मैं बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो वहां पर अगर बड़ी मंदी करनी है तो मुझे स्विंग लो जो है वो 8,710 का है, तो मुझे नहीं लगता है उसके आसपास जाना चाहिए। 8,800 से बाउंस बैक अच्छा खासा होगा। नहीं, बड़ी मंदी करनी नहीं है, ये तो छोटी मोटी ठीक है लोगों को। अगर बड़ी मंदी करनी है हाँ। मान लीजिए, तो ये बताइए वागले साहब कि स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? फिर ट्रेल करते रहेंगे? प्रदीप, बड़ी मंदी का मतलब है टॉप हो गया और यहाँ से 500-700 पॉइंट का करेक्शन, ऐसा भी फॉर्म तभी होगा जब 8,700 तोड़ेगा, ये मैं कहना चाह रहा था। हाँ, शायद एट अ हायर लेवल 8990 9,000 एक टॉप बना है, लेकिन ये टॉप जब तक 8,800 तक ही जाएगा, उस वहां से बाइंग आनी चाहिए एंड वी विल सी अ न्यू टॉप ऑल्सो, ये भी मुझे लगता है। अच्छा, एक बात बताएं श्रीकांत, कौन से लेवल के नीचे अगर आज बंद हो निफ्टी तो आप ये कहेंगे कि तेजी की पोजीशन खाली करके जाइए? उसके लिए फिर अगर मार्केट के जो इनफैक्ट देखा जाए तो जो 8860 के जो लेवल्स अभी बने थे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, उस लेवल को अगर मार्केट लेट्स से कल के दिन में अगर ब्रेक कर देता है
तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये मार्केट थोड़ा और करेक्ट हो सकता है, थोड़ा और एक बड़ा रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। बट ये 8860 या 8865 के जो लेवल्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है मेरे एनालिसिस के बेसिस पे। ओके, पिछले हफ्ते इनफैक्ट 8,865 का लो बना था ना। हाँ, तो उस समय वागले साहब जो है 8880 के आसपास के लेवल कह रहे थे ये टूटेंगे तब मंदी करेंगे, तो तूटे नहीं, डिसाइसिवली नहीं टूटे, 5 पॉइंट जाके घूम गए, लेकिन आज तो ये मंदी में आ चुके हैं। एक मिनट, वीके शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। शर्मा साहब, स्वागत है आपका। एक बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था, ये लेवल मतलब खरीदने के हैं बेचने के, और क्या टॉप बन गया या मंदी शुरू हो गई या एक आध दिन का करेक्शन है? ये सारे इतने जो सवाल उठ रहे हैं, इनका जवाब क्या है आपके पास? जी, मेरा अपना मानना है कि मंदी तो शुरू नहीं हुई है। तेजी के जो तेजी की जो तैयारी चल रही थी वो थोड़ी सी इधर उधर खिसक गई है, लेकिन मंदी तो डेफिनेटली नहीं है। मार्केट अपने जो वॉल ऑफ वरीज होता है, भले पहले डिमोनेटाइजेशन को लेके, उसके बाद में इलेक्शंस और फिर यूएस के जो इंटरेस्ट रेट हाइक है, उन सबको लेके जो एक मंसूबा होता है लोगों का कि सब खराब हो सकता है, तो उसकी वजह से हिचक है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी भी साइड में बैठे हैं, तो मेरा अपना मानना है कि ये मार्केट में लेने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। मंदी तो बिल्कुल शुरू नहीं हुई है, और ये जो इवेंट्स हैं वो जब निकल जाएंगे या उसके पहले ही हम एक नया हाई मार्केट में देख सकते हैं। शर्मा जी, ये बताइए कि अच्छे से अच्छा इस मार्केट के लिए क्या हो सकता है कि यूपी, गोवा और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बन जाए। अगर ये सब कुछ हो गया तो निफ्टी कहां तक जा सकता है? निफ्टी फिर आराम से 9,450 के ऊपर जाना चाहिए सर। वो तो टारगेट बनता है 9,400 का। और एक बार वैसे भी हम भले ही 9,000 के लेवल हमको दिखाई देते हैं, लेकिन हमने आज तक 9,000 के लेवल के ऊपर निफ्टी ने कभी भी क्लोज दिया नहीं है। 8,997 हाईएस्ट रहा है, और जब कभी भी 9,000 के ऊपर क्लोज आ जाएगा निफ्टी का, तो मैं समझता हूं कि 9,450 तो पहला ही टारगेट है, और फिर हम डिजिट बदलता हुआ देखेंगे साल के अंत तक। ओके, अच्छा, ये फेयर एंड ग्रिड मीटर एक बार फिर से लाइए अनिल जी। आज सुबह इसमें मैंने 73 का आंकड़ा देखा था, और तभी मुझे लगा कि ये तो हो गया टॉप, और वो ये हमारा जो फेयर एंड ग्रिड मीटर है ये 70 के ऊपर जाते ही सिग्नल दे देता है, और आज भी इसने सिग्नल दिया। बिल्कुल, और आज देखिए 3 संकेत साफ थे। वो जो हम ये बात से ये सुबह चर्चा कर रहे थे कि पहला तो कल इतना मजबूत मार्केट और 1223 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स एफआईज ने बेचे थे। दूसरा, 9,000 के लेवल पर 41 लाख शेयरों का कॉल में ओपन इंटरेस्ट, और तीसरा डॉलर इंडेक्स 102 के नजदीक। तो ये 3 लेवल थे जो सावधानी के संकेत ऊपरी स्तरों पर दे रहे थे, और वो कारगर होते हुए साबित हुए। लेकिन फिलहाल देखते हैं, अगर कल 102 के ऊपर डॉलर इंडेक्स निकलता है तो मूड खराब करेगा, 101.50 के नीचे आता है तो फिर थोड़ी रिकवरी के आसार बनेंगे। अब आज तो बड़ा सवाल ये कि 8,900 अगर क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर लेते हैं हम स्पॉट में, तो सेंटीमेंट के लिहाज से उतने खराब नहीं है, फिर ठीक है मामला। चलिए, तो ये है इस वक्त का ताजा रुझान। अब आइए उन स्टॉक्स पर बात करें जहां पर बड़ा एक्शन आज के सेशन में दिख रहा है। डीएलएफ और आईबुल रियल तो वायदा कारोबार के बैन में है, यहाँ 9% ओपन इंटरेस्ट कम हो गया। डीएलएफ 8% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, स्टॉक भी 8% गिरा हुआ है। शर्मा साहब, क्या कहेंगे? डीएलएफ ने जिस तरह से ये खबर आई है कि भाई वो अपनी रेंटल आर्म में हिस्सेदारी बेचने के लिए अब एक्सक्लूसिवली बातचीत कर रहे हैं जीआईसी के साथ में, 14,000 करोड़ में बेच सकते हैं, उसके बावजूद स्टॉक इतना तेजी से गिर रहा है। ये एक मार्केट का आप ये पहलू कह सकते हैं कि अगर नया हाई इंडेक्स में बनता था तब यही स्टॉक इसको और ऊपर लेके जा सकता था, बिकॉज समाचार फंडामेंटली अच्छा नहीं है, मतलब खराब नहीं है। लेकिन अगर हम ये देखें, मार्केट को तकनीकी लेवल से देखें, तो मार्केट बाय ऑन रूमर और सेल ऑन फैक्ट को कर रहा है। तो जब एक्चुअली में न्यूज आ गई है उस तरह की, तो यहाँ पे एक गिरावट आ रही है। लेकिन अगर ये एक्चुअली में चीज होती है तो ये फंडामेंटली स्टॉक के लिए अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब एक रियल एस्टेट कंपनी जो अपना इंटरेस्ट रेट को कम कर सकती है, अपना आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है डेट को कम करती है, तो सीधा असर उसका बॉटम लाइन में जाएगा। तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग है उन लोगों की जिन्होंने अपेक्षा में खरीदा था और अब बेच रहे हैं। को देखिए, आज इस कमजोर बाजार में भी टिका हुआ है, और करीब 3 गुना वॉल्यूम हुए हैं नेशनल एल्यूमिनियम यानी नाल्को की मैं बात कर रहा हूं। सुबह यहां पर हमने मेरे ख्याल से और भी ऊपर के लेवल देखे थे, फिर थोड़ा गिरा शुरुआत के बाद, लेकिन अब फिर से यहां पे अच्छी खासी मजबूती के साथ ही क्लोजिंग हो रही है, और वॉल्यूम बहुत तगड़े हैं, यानी टिक रहा है इस लेवल पे। मयूरेश, जिस तरह से खबर आई थी सुबह कि
चीन अपनी कैपेसिटी घटा रहा है एल्यूमिनियम में और स्टील में, उसका फायदा इसको शायद हुआ है आज। क्या कॉल दे रहे हैं आप? लार्जली न्यूज पॉजिटिव है स्टॉक्स लाइक नाल्को, हिंडाल्को के लिए। नाल्को के स्पेसिफिकली क्योंकि इसका जो एल्यूमिना का प्रोडक्शन है इट्स ऑलमोस्ट 2.3 MT, जिसमें इंटरनल कंजम्पशन 0.9 MT होता है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए, और बाकी का एल्यूमिना वो बेचते हैं। बिकॉज ऑफ द न्यूज कमिंग थ्रू और जैसे स्मेल्टिंग कैपेसिटीज कट डाउन होती है चाइना में फॉर वेरियस रीजंस, एनवायरमेंटल क्लैम्प डाउन इन टर्म्स ऑफ जो उनकी PVC मेकिंग है जिसकी वजह से कॉस्टिक सोडा की अवेलेबिलिटी है, इसकी वजह से एल्यूमिनिया का जो एक यूसेज है वहां पे जोरदार बढ़ता है। Now for 9 months FY16 चाइना ने ऑलमोस्ट 2.2-2.4 MT एल्यूमिना इंपोर्ट किया था, जिसकी फिगर्स और भी हो सकती है क्योंकि प्राइमरी एल्यूमिनियम की डिमांड काफी स्ट्रांग हो रही है चाइना में। सेकेंडली आई थिंक अगर हम देखें कि नाल्को का जो बेसिक ऑपरेशंस है, आई थिंक रियलाइजेशंस ऑन द एल्यूमिना फ्रंट, एलएमई की अगर मैं बात करूं एंड आई वेंट टू अ लॉट ऑफ साइट्स इन द आफ्टरनून, रूसाल जो रशियन एल्यूमिनियम कंपनी है, और अगर ऑस्ट्रेलियन माइंस का भी और माइनस का भी आप देखें तो अराउंड $320 to $350 FOB की प्राइसिंग चल रही है, दैट कैन इनफैक्ट स्ट्रेंथन। तो जो प्राइसिंग रियलाइजेशन है एल्यूमिना के लिए आई थिंक वो भी अच्छे खासे बढ़ सकते हैं। सो इन दैट सेंस इटसेल्फ आई थिंक जो एल्यूमिनियम की प्राइसिंग है इवन दैट विल शो क्वांटम जंप, क्योंकि जो थर्मल कोल की इंक्रीज हुई है कॉस्टिंग में वो क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही है एल्यूमिनियम की प्राइसिंग में। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक की बेनिफिशियरीज हो सकते हैं नाल्को, हिंडाल्को की स्टोरी इज अगेन वेरी वेरी यूनिक। आई थिंक जो इंडियन ऑपरेशंस है, कैप्टिव यूसेज ऑफ कोल, बॉक्साइड, एक कॉस्ट एफिशिएंसी लाता है। नोवेलिस के ऑपरेशंस आर डूइंग वेल, फ्री कैश अराउंड $350 million की अपेक्षा है, $250 million का केपेक्स की अपेक्षा, और नेट डेट टू एबिटा हैज ऑलरेडी गॉट डाउन टू मैनेजेबल लेवल्स। तो मुझे लगता है आई थिंक की बेनिफिशियरीज हो सकते हैं, सो वी टेन अ पॉजिटिव व्यू हिंडाल्को, नाल्को जैसे स्टॉक्स में। ओके, तो ये राय है मेटल स्टॉक्स पर इस वक्त, और कई सारे और स्टॉक आज बड़ी कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। उसमें पावर स्टॉक्स का जिक्र करना होगा। देखिए छोटे छोटे पावर स्टॉक्स, JSW एनर्जी 4% नीचे है, अदानी पावर 5% नीचे है, रिलायंस पावर में 3% का नुकसान है, NTPC दिग्गजों में 2% नीचे, पावर ग्रिड, टाटा पावर, ये तमाम शेयर नीचे होते हुए दिख रहे हैं। क्या कोई मौका है शर्मा साहब इनमें कहीं कोई खरीदारी करने का, या फिलहाल दूर रहें? जी, मैं कहूंगा कि अपने जो सेक्टर आपको अच्छा खासा रिटर्न साल भर में देने वाला है वो बैंकिंग है। उस सेक्टर के स्टॉक्स को अगर आपके पास नहीं है या आपका उस अनुपात में नहीं है जो होना चाहिए, तो आप उसको खरीदारी शुरू कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक ही खरीदें। PSU बैंक्स को मैं भी हाथ नहीं लगाऊंगा। और उसके अंदर ऑब्वियसली जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर बैंक खरीदे हैं और मार्केट अभी नीचे ही जा रहा है, तो आप उनमें प्रॉफिट बुक करना चाहें तो भी कर सकते हैं। हमारा RBL बैंक जिसका टारगेट मैंने आपसे जिक्र किया था वो भी पूरा हो गया है, लेकिन इन्वेस्टर्स को हम बिकवा नहीं रहे हैं। जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये 450 के लेवल पे ये दोबारा अच्छा बाय बन जाता है, भले ही मार्केट गिरता है लेकिन उसके अंदर खरीदारी हो सकती है। चलिए इस पर नजर रखेंगे। लेकिन भारत फाइनेंशियल्स, मयूरेश, अब इस लेवल पे लेंगे या अब भी निकल जाएंगे? क्योंकि ये एक मिनट 8,900 के नीचे गया है निफ्टी, एकदम से तेज गिरावट 20 अंकों की आई है निफ्टी में, और 8920 था। बिल्कुल, इसीलिए कह रहा हूँ कि एकदम से 8,900 के, वो कहते हैं कि जैसे कोई एकदम से बास्केट सेलिंग या बड़ा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाली सिचुएशन हो, वैसा दिखाया एग्जैक्टली। आप देखिए निफ्टी फ्यूचर ने 8,907 का लो बनाया और निफ्टी में कैश में जो लो बनाया है वो 8893 का। तो 20-25 पॉइंट एकदम से तेजी से निकला है निफ्टी, और वो कैसे निकला पता नहीं चला। एकदम से लेवल जब सामने आया तो पता चला अरे 8,900 के नीचे आ गया। तो 150 अंक फिसल चुका है सेंसेक्स, और मेरे ख्याल से अब तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी शायद 8,900 का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी देखिए, ये मुश्किल भरा मामला है, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी 20,550 मेरे ख्याल से ये नया लो बनाया, क्योंकि अभी पिछले दिनों में जो 2-3 दिनों में करेक्शन हुआ था, मेरे ख्याल से हेमंत प्रदीप बैंक निफ्टी 20,600 के नीचे, शायद 20,550 के नीचे नहीं गया था, राइट? हाँ, ये आपने जो करेक्शन की बात की 20,555 के आसपास के लेवल थे, तो उसके नीचे आ गए एग्जैक्टली। 2 दिन पहले के लोस टूट गए। तो कमजोरी बैंक निफ्टी में ज्यादा है। हाँ, दिख भी रहा है, देखिए लोअर टॉप भी बना और अब लोअर बॉटम की तरफ भी जा रहा है। ओके, इसके चार्ट्स पूछते बताएं श्रीकांत, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू है अभी इस वक्त इन लेवल्स के आसपास? क्या कुछ और कमजोरी बढ़ सकती है, या ये 20,450 20,550 अहम सपोर्ट रेंज है? देखिए, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में वैसे अगर फॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें एक थोड़ा सा लोअर है जैसा फॉर्मेशन बना था, जबकि निफ्टी ने अपने नया हाई को छुआ था।
बट समाव मुझे लगता है कि ये जो 20,500 या 450 के आसपास के जो लेवल्स है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। और इनफैक्ट इसने एक एग्जॉशन गैप छोड़ा था, अगर आपने देखा होगा तो ऑन 16 फरवरी, तो उसके जो हाईएस्ट लेवल्स थे वो थे 20,300 के। पॉसिबल है कि अगर मार्केट और वीक होता है तो ये 20,300 के गैप को फिल कर सकता है, लेकिन लेटर ऑन मुझे लगता है कि वापस इसमें एक रैली देखने को मिलेगी। बट येस, करंट लेवल से 20,300 के लिए शायद बैंक निफ्टी बिल्कुल जा रहा है। ओके, तो यानी यहाँ पर अभी भी कम से कम 200-250 पॉइंट और गिरने की जगह बाकी बचती है। बाजार में स्पीच BTST कॉल लेने का वक्त करीब आ रहा है, लेकिन जो हम बात कर रहे थे भारत फाइनेंशियल्स 450-500 वाला स्टॉक डबल हुआ एक महीने के अंदर और अब ऊपर से 100 रुपए निकल गए। मयूरेश, क्या लगता है आपको, कोई डील तो हो नहीं रही है? नहीं, रिस्पेक्ट डील मुझे लगता है आई थिंक वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच हो गए थे। हालांकि आई थिंक सभी फैक्टर्स इसके फेवर में है। सिक्योरिटाइजेशन अच्छी खासी कर रही है कंपनी, मैट क्रेडिट एंटाइटलमेंट ही नहीं है ना मयूरेश। यहाँ तो ये इसलिए चला था कि इसको या तो इंडसइंड बैंक खरीद लेगा, ये बातें चल रही थी, कोई मर्जर वर्जर हो जाएगा, वो तो हुआ नहीं। फिर बात आई कि शायद RBL से हो रहा है, वो भी कहीं कंफर्म नहीं हो रहा, तो इसी निराशा में लोग बेचने लगता है। पॉसिबली, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं आई थिंक 1 मंथ में आई थिंक ये स्टॉक ऑलमोस्ट अच्छा खासा चल गया था, तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो वैल्यूएशन पैरामीटर्स है आई थिंक वो भी स्ट्रेच हो गए थे। और जैसे बैलेंस शीट ग्रो कर रहे हैं आई थिंक देयर इज इनफ स्कोप फॉर कंपनीज लाइक भारत फाइनेंशियल जो एक मार्केट लीडरशिप पोजीशन है माइक्रो फाइनेंस में। बट लार्जली एक बॉटम अप अप्रोच लूं तो मुझे लगता है आई थिंक इक्विटास अगर डिक्लाइंस में मिलते हैं तो आई थिंक दैट स्टॉक इज लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। सेकेंडली आई थिंक जो लोन ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांग हो सकती है, इन एक्सेस ऑफ 37-38% जो अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होगी। थर्ड आई थिंक जो इसका CRR और SLR की रिक्वायरमेंट्स है उसकी वजह से यील्ड ऑन एसेट्स माइट कम डाउन, बट बिकॉज इट्स बिकम अ स्मॉल पेमेंट बैंक, डिपॉजिट एक्सेस होता है जो लो कॉस्ट होते हैं एंड दैट विल हेल्प इट मेंटेन स्प्रेड्स एज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक 11.5% के निम्स, 11.5% की ROE, 2.8% की ROAs कैन इजिली बी मेंटेन्ड। और जैसे पोस्ट डिमोनेटाइजेशन हमने डिसबर्सल्स और कलेक्शन एफिशिएंसीज देखी है फॉर मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज विच हैव अ मिक्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस एंड ऑल्सो द स्मॉल पेमेंट डिपॉजिट्स, मुझे लगता है आई थिंक एज द फेज ऑफ रीमोनेटाइजेशन या Q4 जैसे जाता है ग्रोथ कैन बी वेरी वेरी स्ट्रांग फॉर द नेक्स्ट 2 years। तो मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक लाइक इक्विटास इज लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव अगर मुझे चूज करना है माइक्रो फाइनेंस स्ट्रोक स्मॉल पेमेंट बैंक लाइसेंस। ओके, इस बीच एक इंटरेस्टिंग बात दिख रही है, वो ये है कि निफ्टी फ्यूचर्स में डिस्काउंट तो नहीं कहूंगा, प्रीमियम बड़ी तेजी से कम होती दिख रही। कल हमने क्लोजिंग बेसिस पर 30 पॉइंट की प्रीमियम देखी थी, सुबह भी प्रीमियम मजबूत थी। अब देखिए प्रीमियम रह गई है 15 पॉइंट कम हुई है कल से मुकाबले, क्योंकि देखिए 65 पॉइंट नीचे है स्पॉट में निफ्टी और फ्यूचर्स में 75 पॉइंट, अभी 80 पॉइंट, यानी 15 पॉइंट का डिफरेंस चल रहा था। अब 15 पॉइंट का डिफरेंस है, तो प्रीमियम काफी तेजी से घटी है। और दूसरा ये कि बैंक निफ्टी में देखिए प्रीमियम घट नहीं रही, उल्टा कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो रही है 20,500 के आसपास के लेवल पर, ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है। बैंक निफ्टी में जो ज्यादा करेक्शन हुआ तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में उतना नहीं गिरा जितना कैश में गिरा है, और निफ्टी कैश में ज्यादा गिरता, फ्यूचर्स में ज्यादा गिरता हुआ दिख रहा है, तो डिस्काउंट बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप ये भी कह सकते हैं ना कि जो डे ट्रेडर्स हैं जो करीब करीब हर रोज ट्रेड करते हैं उनके कुछ लेवल होते हैं जहां पे वो मुनाफा वसूल करना चाहते हैं। जैसे आज निफ्टी में जब हम शुरुआत में बात कर रहे थे तो वो करीब 8,935 के आसपास वो लेवल था। वैसे ही निफ्टी बैंक में आज किसी भी डे ट्रेडर ने जिसने सुबह शॉर्ट किया हो उसका सबसे ऑप्टिमिस्टिक लेवल रहा होगा करीब 20,550 के आसपास, राइट। तो अब उसके भी नीचे चला गया है, तो वहां तो काटेगा ही। हाँ, एक बार और वीकली एक्सपायरी ऊपर से, हाँ तो वीकली एक्सपायरी है, आज गुरुवार है, ये भी इम्पोर्टेंट। हाँ, तो इस गिरावट के पीछे तो थोड़ी बैंक निफ्टी में थोड़े शॉर्ट्स कट रहे हैं, लेकिन निफ्टी में इंटरेस्टिंग है। चलिए अभी भी शॉर्ट बन रहे हैं, ये डिस्काउंट बढ़ता हुआ दिख रहा है। चलिए 3:15 बज चुके हैं, वक्त है BTST या फिर STBT का। रजत के बॉस.com के रजत बॉस ने भेजे हैं अपने कॉल्स। PNB का फ्यूचर बेचना चाहते हैं वो, 143.20 पर रखेंगे स्टॉप लॉस, और उनका इरादा है इस शॉर्ट पोजीशन को कवर करने का 136.75 पर। एक बार देख लूं कहीं आना, अरे ये तो आ ही गया, लगभग दिन के लो पर ही चल रहा है, 138.40, 2 रुपए का ही बचा है मामला, तो छोड़ दीजिए। अच्छा, L&T देख लेते हैं, दूसरा स्टॉक जो उन्होंने शॉर्ट करने के लिए बोला है। 1501 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और नीचे 1467 ओके, ये भी लेवल नहीं, यहाँ पर है अभी भी 1478 का भाव है, तो ये एक शॉर्ट को लिया जा सकता है STBT के तौर पर। अगला कॉल सुमित बगड़िया चॉइस ब्रोकिंग के बाई कॉल दे रहे हैं TCS पे, स्टॉप लॉस 2470 पे लगाएंगे और यहां पर टारगेट है 2560 के, तो यहां पर अभी करीब 30 पॉइंट का बफर है। अल्ट्राटेक सीमेंट पे भी इनका बाई कॉल है 3770, यह है स्टॉप लॉस
और इनके टारगेट बन रहे हैं 3,920 पे। श्रीकांत, BTST या STBT? देखिए, मुझे लगता है कि BTST और STBT दोनों लेके चलना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ एक स्टॉक्स है, इनमें काफी अच्छा एक डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन बना है जो निफ्टी के पैरेलल है। तो अडानी एंटरप्राइजेस एक ऐसा स्टॉक है कि जिसमें वीकनेस बना हुआ है, करंट लेवल से शॉर्ट करके चल सकते हैं BTST STBT के बेसिस पे, और स्टॉप लॉस रहेंगे 95 के करीब के, टारगेट्स रहेंगे 89, 90 के आसपास के। BTST के लिए मुझे लगता है उज्जीवन अच्छा है, करंट लेवल से उज्जीवन 440, 442 में लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे 435 के आसपास के, टारगेट्स रहेंगे 465 से लेकर 470 के। और अभी जो हमने एक डिस्कस किया था जेट एयरवेज, मुझे लगता है ये काफी अच्छे अट्रैक्टिव रेट पे आ चुका है, इसे भी हम एक बार BTST के बेसिस पे लॉन्ग लेके चलना चाहेंगे। ओके, उज्जीवन में खरीदारी कर सकते हैं अब भी आप, ये बड़ा बोल्ड कॉल माना जाएगा आज के माहौल में, इसमें कोई डाउट नहीं। कहीं तो खरीदारी करने का मूड है और कोई तो कर रहा है, तभी बाजार रुक रहे हैं। 8,900 के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, अब देखते हैं निफ्टी कर पाता है या नहीं। लेकिन वागले साहब, तब तक आप बताइए आपकी क्या कॉल्स हैं, आप भी सेफ चलेंगे दोनों? अनिल जी, मैं बेच के ही जाऊंगा, दोनों मेरे सेल होंगे, STBT होंगे। पहला होगा अलाहाबाद बैंक ALBK जो 72 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 66। दूसरा होगा बायोकॉन जिसमें 1053 का स्टॉप लॉस होगा फॉर अ टारगेट ऑफ 1011। ओके, तो ये दो और आपके लिए कॉल आ रहे हैं। बायोकॉन 8% गिरे जा रहा है और अभी भी STBT कॉल है अगले साहब का, मतलब कल का दिन भी इसके लिए कोई अच्छा नहीं दिख रहा है। जिसे US FDA ने शॉर्ट किया हो वो तो कौन कवर करेगा, इंतजार ही करेंगे थोड़ा, इसलिए कॉल फिलहाल आगे बढ़ रही है। लेकिन मैं जो कह रहा था कि कल सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ थे, टेक्निकल एनालिस्ट, जो आज तो खैर फिलहाल रिएक्शन के लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी। उन्होंने ये कहा कि 9,000 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो 9,000 के लेवल जब हमने पिछले साल भी नहीं 2015 में छुए थे, तब जितने स्टॉक तेजी से चले थे, अगर आज आप देखें तो पिछले अगस्त में 6-7 महीने पहले जब हम वहां पे गए तो उनमें से 60% स्टॉक ने नया हाई किया निफ्टी के साथ। ठीक है, और इस बार तो केवल 20% ही कर रहे हैं। ओके, तो पार्टिसिपेशन मार्केट में कम होता जा रहा है और ये एक कहीं ना कहीं मतलब कुछ ही शेयर मिलके नए हाई की तरफ बाजार को ले जा रहे हैं। कुछ ही शेयर है जो हर रोज रहते हैं, उसी पे बात हो रही है, वही चल रहा है, वही ले रखा है कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने। और आखिरी राउंड में तो रिलायंस नहीं खींचा है सारा का सारा, मतलब एक दिन HDFC, एक दिन TCS, एक दिन रिलायंस, 2 दिन रिलायंस को 2 दिन का क्रेडिट जाएगा कम से कम। शर्मा साहब, क्या आप भी ऐसा कुछ होते हुए देख रहे हैं कि पार्टिसिपेशन कमजोर है और इस तेजी पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल? देखिए, मेरा ये मानना है कि मार्केट्स हम जो वरीज होते हैं उनको पार निकल जाता है लेके, और अगर जो इलेक्शन का सिनारियो आप बोल रहे हैं वो अगर हो जाता है, जो आपने बताया कि बेस्ट ये हो सकता है, तो डेफिनेटली नया हाई यहाँ पे बनेगा। लेकिन एक आम निवेशक को कोई इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। जब वो देखे कि अगर आपको लगता है कि ये लेवल पार होता है 8,997 का जो ऑल टाइम हाई है क्लोजिंग टर्म्स में, वही अगर पार हो जाता है कभी भी, तो आप आराम से आगे तब ले सकते हैं। लेकिन आपको गैप अप मिलेगा, लेकिन तब शांतिपूर्ण, भले ही महंगा ले तब उस वक्त लेना अच्छा है। तो आप उसका वेट भी कर सकते हैं, किसी प्रकार का हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इलेक्शंस के पहले आप कुछ पोजीशंस बनाना चाहते हैं रिजल्ट्स के पहले, तो 8 मार्च को जब ये डेटा थोड़ा बताएगा एग्जिट पोल्स का, तो उसके पहले आप, मेरा ये कहना रहेगा कि मार्केट अगर गिर भी गया है तो भी आप तेजी का रुख अपनाएं और कॉल लेके जाएं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की निराशा हाथ न लगे, और आपके विपरीत अगर जाए मार्केट्स तो आपका जो लॉस है मिनिमम ही रहेगा। तो निफ्टी के अंदर मैं कॉल लेने की सलाह दूंगा 8 मार्च को। अभी से लेके बैठेंगे तो उसकी कॉल्स जो हैं उनकी वैल्यू कम हो सकती है, दिन दिन जैसे बीतेंगे वैसे उनकी प्राइस भी कम हो सकती है। अच्छा श्रीकांत, ये वागले साहब तो दोनों STBT कर रहे हैं, आप थोड़ा बैलेंस बना के चल रहे हो, इसलिए मैं पूछता हूं आपसे, कोई ऑटो स्टॉक खरीदेंगे आप? बजाज ऑटो, हीरो, TVS, तीनों ही 2 व्हीलर स्टॉक लाल नहीं हरे निशान में है, और टाटा मोटर्स निफ्टी का टॉप गेनर है 2.5%। देखिए आपका 8,870 का स्टॉप लॉस तो टूट नहीं रहा, लग नहीं रहा उसके नीचे जाएगा, अब बचे हैं मुश्किल से 7-8 मिनट। तो अगर एक बाउंस कल होने की संभावना हो तो फिर क्या कोई ऑटो स्टॉक तेजी दिखा सकता है? क्या खरीदेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो हीरो मोटर्स, बजाज ऑटो और मारुति, ये तीनों के जो पैटर्न्स है वो काफी स्टेबल है, और करंट लेवल से मुझे लगता है कि हीरो मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है कि जो इंडेक्स के चाल को बदल सकता है।
करंट लेवल से मुझे लगता है कि आप हीरो मोटर्स को लॉन्ग लेके अगर चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। 3225 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये अच्छे मार्केट में हमेशा 3350 या 3400 के लेवल्स को छू लेता है। तो करंट लेवल से हीरो मोटर्स को लॉन्ग लेके चलें। मारुति एक अच्छा स्टॉक है, मुझे लगता है ये भी स्टॉक आने वाले दिनों में परफॉर्म करेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स 102 के आसपास जा रहा है, जापान का येन है उसके सामने वीक होता है वो, तो वो एक जो एडवांटेज ऑलवेज येन को मिलता है और येन की वजह से मारुति को मिलता है, शायद मुझे लगता है कि वो एक ट्रेंड एस्टैब्लिश हो सकता है और मारुति यहां से वापस परफॉर्म कर सकता है। तो ये दो स्टॉक हम लॉन्ग कर लेके चल सकते हैं। ओके। आज एक बात अगर आप देखें आखिरी मिनटों के दौरान अक्सर बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स होते हैं जहां पे अच्छे वॉल्यूम के साथ थोड़ी थोड़ी बाइंग आती है, वो आज बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इस गिरावट में कहीं कोई बॉटम फिशिंग करने की, फायदा उठाने की कोशिश नहीं दिख रही। थोड़ा एक इडल वाइज पे मुझे एक्शन दिखा है। 1.25 लाख शेयर्स की यहां पर किसी ने बाइंग की है पिछले कुछ मिनटों के दौरान। और फ्यूचर एंटरप्राइजेज एक दूसरा स्टॉक है जहां पे थोड़ी कोशिश हो रही है। फ्यूचर्स ग्रुप के स्टॉक्स पे शर्मा साहब क्या इस वक्त आप खरीदारी की राय दे रहे हैं या पैसे बचा के रखें, डीमार्ट में काम आएंगे? जी, मेरा ही मानना है कि ये सब स्टॉक्स फंडामेंटल बेसिस पे कवरेज में नहीं है, तो उनके ऊपर मैं राय नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जो डीमार्ट का पब्लिक इशू है उसके ऊपर भी राय दे पानी मुश्किल है। आप समझ सकते हैं कि हमें दिक्कतें हैं थोड़ी सी, जिसकी वजह से हम राय नहीं दे सकते। अन्यथा मैं ये मान के चलता हूं कि यहाँ पे जो स्टॉक गिर गया है और जो बैंकिंग के स्टॉक्स हैं वहां पे उन स्टॉक्स को लेना ज्यादा श्रेयस्कर रहेगा एज कम्पेयर टू जो स्टॉक आज अच्छा कर रहे हैं उनके अंदर उनको कल उनके लिए तेजी कर पाना मेरे ख्याल से जब न्यूज आ चुकी है तो थोड़ा कम ही रहेगा। यहाँ पे इनफैक्ट अनिल मुझे इंडिगो का एग्जांपल याद आता है। वो भी एक ऐसे सेक्टर का इशू था जिस पर सभी लोग बेरिश थे, एविएशन, लेकिन आप देखिए वो लिस्टिंग के बाद भी डबल हुआ, प्रीमियम पे आया, उसके बाद भले ही परफॉर्म ना कर पाया, पर एक बार तो तेजी दिखाई थी। ऐसा ही बड़ा उत्साह था कि ये एक कंपनी है जो पूरे सेक्टर से अलग है। यही बात डीमार्ट में कही जा रही है, ये एक कंपनी है जो पूरे सेक्टर से ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब शर्मा साहब तो बोल नहीं रहे, नहीं तो वैसे तो वॉरेन बफेट साहब ने वो सारे वॉलमार्ट के शेयर बेच दिए। मयूरेश, आपको पसंद है या आप भी दूर रहते हैं इन सेक्टर से? अनिल जी, आई थिंक कैश ड्रेनिंग सेक्टर है, क्योंकि जितना खर्चा लगता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो से टू ओपन न्यू स्टोर्स एंड टू अंडरस्टैंड द वायबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टोर्स, जिसे हम सेम सेल्स स्टोर ग्रोथ कहते हैं, कंपेयर्ड टू व्हाट द परफॉर्मेंस हैज बीन फॉर ओल्डर स्टोर्स। तो मुझे लगता है आई थिंक ये बहुत एजिंग वाला मॉडल है जिसमें आई थिंक कैश फ्लोज आपको डालने ही पड़ते हैं। एंड सेकेंडली आई थिंक जो एसोसिएटेड कॉस्ट्स होते हैं, रेंटल एक्सपेंसेस होते हैं, स्टाफ कॉस्ट होते हैं, SGA कॉस्ट होते हैं, ये काफी एलिवेटेड रहते हैं और लंपी रह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशन एंड अगेन द डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग सिचुएशन जो ओवरऑल बनती है देश में। थर्डली आई थिंक मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ द कंपटीशन दैट इट इज फेसिंग फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलर्स, हालांकि आई थिंक ग्रोसरी स्टोर्स इतना फेस नहीं करते, बट जो मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स होते हैं वहां पे आई थिंक अटकल इसलिए बनती है क्योंकि जो ऑनलाइन रिटेलर्स होते हैं वो भयंकर डिस्काउंट्स लेते हैं, जिसकी वजह से आई थिंक एक प्राइसिंग एनवायरमेंट के हिसाब से प्रेशर्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड डिस्काउंट्स इवन ऑन देयर एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आई एम अ लिटिल कॉशियस ऑन दिस सेक्टर। मेरे ख्याल से आई थिंक देयर आर बेटर सेक्टर्स टू लुक अराउंड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लेकिन अनिल जी, सुनने में तो ये आ रहा है कि ये तो एंकर इन्वेस्टरों ने ओवर सब्सक्राइब कर दिया है, वहां पे भी 2 में से 1 को ही मिल रहा है या 3 में से 1 को मिल रहा है। मार्केट मची है, लंबी लाइन लगी है सबकी, 200-250 एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट सबको चाहिए। ये सबको दिखता है कि नुकसान तो होना नहीं है, जितना बना होता है 25-30 को मिल रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। कितने को बांटेंगे वो तो वही जाने, लेकिन पॉइंट ये है कि सबको जब 150-200 ग्रे मार्केट की प्रीमियम दिखती हो तो ये तो पता है नुकसान तो होगा नहीं, दमानी जी का नाम है, तो फिर जो मिल जाए वही ठीक है। बहुत ज्यादा खुल गया तो पहले दिन बेच देंगे, नहीं भी खुला पहले दिन तो खैर एंकर वाले नहीं बेच पाएंगे 1 महीना, लेकिन 1 महीना रख भी लेंगे तो कौन सा इश्यू प्राइस के नीचे चला जाएगा। नुकसान की गुंजाइश जहां नहीं है वहां पे लोग लाए। तो चिंताएं बहुत सारी हैं और डिमांड भी वैसी तगड़ी है। अरे डिमांड तो पूछो मत, उनके मिलना ही मुश्किल लग रहा है मुझे तो। लगे तो लौटे लगे तो लौटे। मेरा जो मोटा अंदाजा है, जो रिटेल में जो छोटी वाली एप्लीकेशन है 15,000 रुपए तक की जो लगती सिंगल लोड की, 50 शेयरों का लोड है इसमें, वो कम से कम 4 गुना भरना चाहिए। 4 गुना भरने का मतलब है रिटेल की एप्लीकेशन आएगी 15-16 लाख एप्लीकेशन, तो होगा ये कि 4 में से 1 आदमी को मिलेंगे 50 शेयर, जिसको मिल गया उसकी लॉटरी है। ये है, तो यही वाला भरना है, यही भरना चाहिए। उसके ऊपर वाला भरने का कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल नहीं भरना चाहिए उसके ऊपर का। मतलब 2 लाख वाली तो भरनी नहीं चाहिए। HNI इन्वेस्टर्स की तो इंटरेस्ट की कॉस्ट भी छूटेगी नहीं छूटेगी पता नहीं, डिमांड इतनी जबरदस्त है। मेरे ख्याल से आराम से 1.25 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ रुपए का पैसा सब्सक्रिप्शन ये इस IPO में आ जाएगा, इतना पैसा आने वाला है और लगभग 80-100 गुना भरेगा, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा।
फिलहाल तो ऐसे ही सुपर बुलिश संकेत आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बाजार अब बंद होने वाला है और बाजार के संकेत इतने बुलिश नहीं, लेकिन 20,550 के आसपास जो हम लेवल कह रहे थे आज का एक ऑप्टिमिस्टिक नीचे की तरफ का टारगेट या सबसे पेसिमिस्टिक टारगेट था, वहीं पे कहीं निफ्टी बैंक बंद हो रहा है। निफ्टी देखिए 8895 8870 तक गया नहीं गया, दिन के चार्ट हम देख सकते हैं। ना नहीं गया, मैं देख रहा था वो आपका लेवल मेरे नजर में था, वो लेवल तोड़ा नहीं है। 8880 एग्जैक्टली वहीं से घुमा 8880 फिलहाल बचे आप और मेरे ख्याल से, हाँ आप यही लेवल बोल रहे थे 8880। हाँ, नीचे की तरफ ये अगला टारगेट बनता था, हालांकि शुरुआत में तो ऊपर के लेवल की बात कर रहे थे कि 8970 के ऊपर नहीं टिका और नीचे आकर फिर 8880 आज के लिए एक लेवल था जो अहम, जो नहीं टूटा। हालांकि बहुत सारे लेवल टूट चुके हैं। फिलहाल आखिरी मिनटों के दौरान अगर हम ये देखें कुछ और स्टॉक्स जहां पर खास तौर पे उतार चढ़ाव देखने को मिला है आखिरी घंटे के दौरान, पीएनबी और टूटा है, जेपी एसोसिएट्स पे बिकवाली बढ़ी है, वॉकहार्ट में कमजोरी थोड़ी और जो थोड़ी बहुत रिकवरी हुई थी कही है वो भी निकल चुकी है। एनटीपीसी एक हैवी वेट है जो काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ टूटता हुआ नजर आया है और बीपीएचपी ओएनजीसी तो चले ही जा रहे हैं। आज सरकार की नेटवर्थ भी कम हुई है और आखिरी मिनटों में जो एनटीपीसी की गिरावट हुई है वो बड़ी गिरावट कही जाएगी। बीपीसीएल ये स्टॉक्स जो तेजी से गिरे हैं। बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई गिरा है, फिर आपका यस बैंक 2% गिरा है, थोड़ा सन फार्मा में नुकसान है 2.5% का। फार्मा शेयरों ने मूड बिगाड़ा है, औरोबिंदो फार्मा शेयरों में रिकवरी टिकाऊ है ही नहीं। कल का स्पीच सुनने के बाद थोड़ा लोगों में लगा था कि कॉन्फिडेंस आया, चलो खरीदा जाए, और सन फार्मा को लेकर काफी बुलिश हुए हैं। एक ही दिन में वापस से वो स्टॉक आपका फिसल जाता। तो अच्छा, एक और चीज जो दिख रही है पिछले 15-20 मिनटों का जो मैंने मूव देखा है निफ्टी में, लग रहा है 8,900 से 2-4 पॉइंट नीचे ही क्लोज होगा, ऊपर क्लोज नहीं होगा। तो 8,900 के नीचे की क्लोजिंग होने के संकेत इस वक्त मुझे मिल रहे हैं। चलिए, बाजार हो चुके हैं बंद, ओके, आज का काम हो गया। और 8,900 के नीचे प्रोविजनल 8891 अच्छी नहीं है क्लोजिंग, ये कह सकते हैं। फाइनल क्लोजिंग भी मेरे ख्याल से 889596 के आसपास आनी चाहिए, थोड़ी खराबी कही जाएगी, या यूं कह सकते हैं कि अहम लेवल के आसपास बाजार बंद हुए 8,900 के अहम लेवल के इंट्राडे के लिहाज से। मिड कैप इंडेक्स 1.5% नीचे। बिल्कुल, लेकिन हमने शो के शुरुआत में आपको जो चैनल दिखाया था उसके बिल्कुल लोअर एंड पर आकर बंद हुआ है, यानी कल अगर गैप डाउन नहीं मिलता तो जल्दबाजी ना करें आप बेचने की, ये जरूर हम इस इंडिकेशन के बात वही होगी प्रदीप, जो बेचने का लेवल है ना वो परफेक्ट है, 8,950 से 9,000 की रेंज। यहाँ पे आप जहां बेचेंगे सेफ रहेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे जब तक 9,000 पार न करें। तो ये चौथी बार हो गया मतलब पिछले 7-8 दिनों में कि इस रेंज में आकर बाजार नीचे आ जाता है। बिल्कुल, नर्वस 9,000 फिलहाल निफ्टी के लिए, यही लेवल आप ध्यान में रखें अगर मंदी करना ही चाहते हैं। फाइनल क्लोजिंग आ गई 8899, हाँ 0.75, 25 पैसे से रह गए। 8,900 मान लें, चलिए ठीक है, जो भी है फाइनली ये क्लोजिंग है इस वक्त आपके लिए। और गिरने वाले शेयरों का आप हाल देख लीजिए, कौन कौन से शेयर हैं। टेलीकॉम शेयर बुरे पिटे हैं, आइडिया ने लीड किया है, उसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयर पिटे, बीपीसीएल ने लीड किया है, अदानी ग्रुप के तमाम शेयर कमजोर हुए, अदानी पोर्ट पावर और ये सारा यहाँ पर कमजोरी हुई है, और ये सारा अब क्लोजिंग है 889। अच्छा, इस क्लोजिंग के दम पर श्रीकांत क्या कहेंगे आप, कल के लिए संकेत क्या है, न्यूट्रल, बुरे या ठीक ठाक है? मुझे लगता है कल के दिन में मार्केट न्यूट्रल हो सकता है, क्योंकि आज के दिन में हम लोगों ने काफी बड़ा एक सेल ऑफ देखा है क्लोज टू 100 पॉइंट्स का। और अगर आप ओवरऑल देखें तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो मार्केट है वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में टर्न हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में। और इनफैक्ट जो लोअर लेवल्स है उसमें काफी अच्छे सपोर्ट्स है 8850, 8860 के करीब करीब। तो समाव अगर कल वीक भी अगर मार्केट खुले तो मुझे लगता है कि वो रिबाउंड कर सकता है। बट येस, अगर आने वाले दिनों में 8970 अगर हम क्रॉस नहीं कर सके तो फिर थोड़ा सा एक प्रेशर बन सकता है। तो 8970 और 8870, 8880 इस रेंज के अंदर मुझे लगता है कि मार्केट घूम सकता है। करंट लेवल पे मुझे लगता है कि थोड़ा न्यूट्रल व्यू बन सकता है मार्केट का। ओके, चलिए वक्त है इजाजत लेने का। आप सभी से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शर्मा साहब, धन्यवाद, मयूरेश और संदीप आपका भी। और इसके साथ ही फिलहाल वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आखिरी सौदा, नमस्कार, और देखिए इस ब्रेक के बाद टॉप 20।